हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इससे पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट हमने स्टडी किया था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कि हम कौन सा जो आयन है वो रिड्यूस्ड हो रहा था, कौन सा आयन था वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। इस पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ मच अमाउंट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, कि कितना अमाउंट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होगा। तो इसको जानने के लिए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं फैराडेज लॉ को। फैराडे एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट जिन्होंने वेट था या अमाउंट था उसके बारे में, जो आयंस है उसके बारे में दो लॉ दिए थे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। स्टूडेंट फैराडे फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं और हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या स्टेट किया था। फैराडे स्टेट दैट कि वेट ऑफ प्रोडक्ट, वेट है ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड पर जितना भी वेट जमा होता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ प्रोडक्ट। या लिबरेट होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ प्रोडक्ट। यानी इलेक्ट्रोड पे जो भी जितना भी मेटल डिपॉजिट या लिबरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। कि सर्किट के अंदर जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा उतना ही वेट ऑफ प्रोडक्ट लिबरेट होगा। दैट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट। फैराडे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट यही कहती है कि वेट ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं देन वी विल यूज द कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज नोन एज द इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है, दैट इज सभी जानते हैं 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम ये हमारा चार्ज प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, अब पूछा जाए 1 मोल कितना होता है। ये भी आप 11th क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं। 1 मोल का मतलब होता है Na ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या कि कितना सब्सटेंस है वो इसके साथ, Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर होगा, यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो ये होगा 6.022 क्रॉस 10⁻23 ऑफ सब्सटेंस। पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, अब जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज देखा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, सो सिंपल, दैट इज 6.022, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, और एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट देन वी विल गेट द वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ आती है 96486। इसके अप्रोक्स हमारी वैल्यू आती है, सोल्व करते हैं जब एवोगैड्रो नंबर की और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेशन से यूज करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में अप्रोक्स करके इस वैल्यू को माना जाता है 96500, यानी कि 96,500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 फैराड। इसको क्या बोलते हैं, 1 फैराड बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत जगह पे आपका यूज हो सकता है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज किया जाएगा कि 96,500 इज इक्वल टू 1 फैराड। और ये 96,500 कितने होते हैं, 1 चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अब ये चीज तो हम समझ गए आसानी से। अब इस चीज का फायदा क्या होने वाला है वो समझते हैं।
डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देन व्हाट विल वी गेट, z इज इक्वल टू w बाई q, और w हमारा क्या है, यहाँ पे वेट है, ठीक है। सो सिंपल टर्म्स में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वेट को, अगर मॉलिक्यूल दे रखा है तो वेट को हम मोलर मास में ले सकते हैं, हम इसको मोलर मास में ले सकते हैं, ठीक है। और चार्ज को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल के अंदर, तो 1 मोल चार्ज की हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज 96,500, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई भी कंपाउंड है उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट की n फैक्टर हमने किस लिए मल्टीप्लाई किया है, n फैक्टर हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट कि n फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम जानते हैं n फैक्टर +1 क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट, ये n फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम और एलिमेंट की वैलेंसी या को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर बोलते हैं। अगर एसिड या बेस लेते हैं तो उस केस में क्या होगी, एसिडिटी, एसिड के केस में तो क्या होगी, एसिड की जितनी बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नोन एज n फैक्टर, उतनी n फैक्टर होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि HCl लिया, HCl को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो ये किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ पर कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए, यही तो बेसिसिटी है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HCl, कितने, हाउ मच नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस्ड, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये हम नॉर्मल जो हम फिजिकल केमिस्ट्री है 10th क्लास में हमारा जो एसिड बेस चैप्टर है वो वहीं से समझ सकते हैं कि कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किए, 1, यहाँ पे कितने प्रोड्यूस किए, 1, तो इसकी n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर बेस के केस में समझते हैं तो बेस के केस में जो एसिडिटी होगी, यानी बेस के केस में जितनी एसिडिटी होती है वही हमारा क्या होगा, n फैक्टर हो जाएगा। अगर मान लो कोई बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव कितने प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे 1 OH नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ, यही हमारी क्या हो जाएगी, n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके साथ n फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार से फॉर्मूला हो जाता है क्या फाइंड आउट करने का, इक्विवेलेंट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा सिंपल और आसान फॉर्मूला बन जाता है। अगर स्टूडेंट हम इसी फॉर्मूले को, अब हम इसी फॉर्मूले को, ये तो इक्विवेलेंट वेट के इक्विवेलेंट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने बनाया है। अगर इक्विवेलेंट कांस्टेंट हम नहीं बनाते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट हम बनाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से हम वेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका वेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इस वैल्यू को, z की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, देन व्हाट विल वी गेट, w, दैट इज वेट, ये क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 96,500 n फैक्टर, और यहाँ पे क्या है, q है, जो q लिखा है दैट इज चार्ज। चार्ज की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं I इंटू टी, दैट इज करंट इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू चार्ज। ये हम हमारी जो रेजिस्टेंस चैप्टर है उसमें भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में हमारी ये सिंपल टर्म है कि चार्ज हमारा क्या होता है, I इंटू टी होता है। इसके बारे में आप जानते होंगे, I ये यहाँ से निकलता है Q बाई टी से, अगर इसको इस साइड लेके जाते हैं तो हमारा सोल्व हो जाता है, ये आसानी से आप जानते हैं। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट इस फॉर्मूला को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोलर मास इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 96,500 इनटू n फैक्टर, यानी कि 96,500 बाय इनटू n फैक्टर हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको अगर और सिंपल करते हैं, यानी अगर मोलर मास को, यहाँ पे इस मोलर मास को अगर हमें वेट के डिवाइड में लेके आते हैं, यानी वेट बाय मोलर मास अगर हम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू
I into T, that is 96500 into n फैक्टर। तो इस केस में हमारा वेट अपॉन मोलर मास यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सिंपल फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। इसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं भाई। ये हमारा क्या हो गया? मोल। तो हमारा अगर मोल का फॉर्मूला बनाते हैं तो मोल हमारा किस प्रकार से प्रेडिक्ट हो गया? दैट इज I into T by 96500 into n फैक्टर। इस फॉर्मूला से हमारा एक फॉर्मूला सिंपली ये बन गया। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं स्टूडेंट, और जो बहुत ही आसान है। इसको हम क्या करते हैं? वेट को यहीं पे रखते हैं। अगर मोलर मास और n फैक्टर को देखते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर हम लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट मास। यानी कि ये क्या हो जाएगा? अगर इस फॉर्मूला को हम इस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। यानी हमारा पता है इक्विवेलेंट मास जो हम मानते हैं वो क्या होता है? इक्विवेलेंट मास हमने नॉर्मलिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर कर रखा अच्छे से तो पता है वो हो जाएगा हमारा मोलर मास या मोलिकुलर मास बोल सकते हैं बाई में n फैक्टर, या एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी बोलते हैं जिसको। तो इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मूला अगर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं इनटू I into T by 96500, that is the weight of substance in terms of equivalent mass। ये हमारी इक्वेशन है, इसको याद कर लें। इसको स्टार इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको याद कर लेते हैं। स्टार इक्वेशन में अगर हमें वेट है या इक्विवेलेंट मास अगर हमें गिवन है, करंट हमें गिवन है, टाइम अगर हमें गिवन है, तो हम वेट ऑफ प्रोडक्ट है वो आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं सब्सटेंस का। दैट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब हमें यहाँ पे तीन तरह के फॉर्मूले पता चल चुके हैं कि मोल हम निकाल सकते हैं अगर करंट, टाइम, एन फैक्टर, इनके बारे में हमें पता है। वेट ऑफ प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट मास, करंट और टाइम अगर हमें गिवन है, ठीक है। और सिंपल टर्म्स में हमें W = Z × Q। इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर चार्ज हमें पता है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमें पता है, तो हमें वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ के बारे में।